हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी 2023 के जूनियर लेवल के पेपर के बारे में। ये जो पेपर है हम लोगों का 24 जनवरी 2023 का है और जूनियर पेपर में जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 3/5 की घात 3p-2 है और बराबर 9/25 की घात 8 है। अगर आप लोग देखेंगे तो 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है और 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम लोग इसको 3/5 का होल स्क्वायर की पावर 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3/5 हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर 9/25 हो जाएगा और पावर 8 थी तो पावर 8 लगा दी। फिर ये 3/5 की पावर -3। अब ये हमारा 3/5 की पावर 3p-2 ऐसे ही रहेगा और इधर हमारा ये हो जाएगा 3/5 की घात 2 और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16। 3/5 की पावर 16 हो जाएगा, क्योंकि अगर a की पावर m की पावर n है तो हमेशा घातों की गुणा हो जाती है, a की पावर mn बन जाता है। ये एक घातांक का रूल है, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो किया तो ये हम लोगों का 16 बन गया। इधर हमारा 3/5 की पावर -3 ऐसे ही रहेगा। फिर अब यहाँ पर हमें गुणा करनी है और हम लोग जानते हैं, हम लोग ये नियम पढ़ चुके हैं, अगर a की घात m गुणे a की घात n करना है तो a की घात m प्लस n हो जाती है। यानी कि अगर गुणा करना है और आधार समान है तो घातें आपस में हमेशा जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 की घात 16 और प्लस और ये -3 और इधर हमारा 3/5 की घात 3p-2 ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 की घात 3p-2 ऐसे ही रहेगा और इधर 3/5 की पावर 16, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 16 में से 3 जाएगा तो बचेगा 13। तो अब एक और रूल होता है, अगर a की पावर बराबर a की पावर n है तो m बराबर n हो जाता है। जब भी हमारे एक आधार बराबर है तो हमारी घातें भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर 3/5 हमारा दोनों जगह बराबर है तो हमारा 3p-2 बराबर 13 हो जाएगा। तो हमारा 3p बराबर हो जाएगा 13 + 2, तो 3p बराबर हमारा हो जाएगा 15। तो p बराबर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, तो p बराबर 5 आ जाएगा। तो p की वैल्यू हमारी 5 हो गई। जब p की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम 2p + 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। 2p + 1 में क्या है, 2p की जगह पर 5 रख देंगे +1, 5 दूनी 10 +1, 10 + 1 11 होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें कुछ घातांक के रूल लगे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। a की घात m की घात n है तो a की घात mn हो जाती है। a की पावर m × a की पावर n है तो a की पावर m + n हो जाती है। a की पावर m बराबर a की पावर n है तो m बराबर n होता है। इसके अलावा अगर a की पावर m/a की पावर n है तो a की पावर m-n हो जाती है। यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो भाग में घातें घटती हैं। तो सेम हम लोगों ने यहाँ पर सारे रूल्स को फॉलो किया। यहाँ पर 3/5 की घात 2 लिख दिया, इसको पावर 8। अब 8 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो 16 हो गया। फिर इधर ये -3 रहा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 16 + -3 हो गया। 16 प्लस माइनस मिलके माइनस बना देंगे ये, तो 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा। अब हमारे जो इधर आधार है वही इधर आधार है, यानी आधार जब बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, यानी 3p-2 बराबर 13 होगा। तो 3p बराबर 15 होगा तो p बराबर 5 आ जाएगा। जब p की वैल्यू 5 आ गई तो 2p + 1 की वैल्यू निकालनी है तो 2 × 5 + 1 यानी 10 + 1 हो जाएगा और 10 + 1 की वैल्यू 11 होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 4 भिन्न भिन्न घड़ियाँ क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। यदि एक साथ 9 AM पर बजती हैं तो वे पुनः एक साथ के समय पर बजेंगी। तो हम लोगों ने को ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में मिल चुका है, हम लोगों ने वहाँ पर बात की थी। जब भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहला काम आप लोगों का एलसीएम होगा। तो जो आपको टाइम दिया है 6, 8, 12 और 18, तो इनका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 8, 2 × 12, 2 × 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6 और 9। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 9 रहेगा यहाँ पर अभी। फिर 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हर जगह हमारा 1 1 1 बन जाएगा। यानी कि अगर हम लोग कहें एलसीएम क्या आएगा तो एलसीएम हमारा 2 × 2 × 2
गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 तिया 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72। 72 हम लोगों का एलसीएम आ गया। चूँकि ये सब हमारा सेकंड में सारे समय थे, इसलिए ये जो एलसीएम होगा हमारा 72 सेकंड हो जाएगा। अब 9 बजे सबसे पहले बजी थी, अब पुनः किस टाइम बचेंगी? जो हमारा एलसीएम होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये हमारा 9 AM था, इसमें हम लोग 72 सेकेंड ऐड कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 72 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम लोग देखेंगे 60 + 12 सेकेंड, तो 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है, तो 1 मिनट + 12 सेकेंड। और ये हमारा 9 था, 9 AM, तो 9 AM + 1 मिनट + 12 सेकेंड को हम लोग कहेंगे 9:01 12 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहला काम आप लोगों का एलसीएम निकालना होगा। 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम 72 होता है। चूँकि ये सब सेकंड में थे, इसलिए हम लोगों का जो एलसीएम आया ये 72 सेकंड हो गया। अब 72 सेकंड में हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट शामिल है, क्योंकि 60 + 12, 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, और 12 सेकंड। अब 9 बजे पहले बजी थी, अब 1 मिनट 12 सेकंड बाद दोबारा बजेंगी, यानी कि जो हमारा समय हो जाएगा 9:01 12 सेकंड। AM में था, इसलिए हमारा आंसर AM में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मिश्र भिन्न दिया है और हमको इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 7 चौकू 28 और 2 30, तो ये हमारा हो जाएगा 30/7। 13 और 3 की मल्टीप्लाई 39, 39 और 11 50, तो ये हमारा 50/13। फिर प्लस 5/9, तो ये हमारा हो गया अब साधारण भिन्न में। अब हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? चूंकि ये सारी अभाज्य संख्या है, 7 भी किसी से डिवाइड नहीं होती है, 13 भी किसी से डिवाइड नहीं होती है, और 9 3 से डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो 3 से डिवाइड हो। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 7 × 13 × 9। डायरेक्ट हम लोगों का जो एलसीएम है वो यही आएगा, आप लोग चाहे निकाल के देख लें। तो 7 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 13 × 9, 13 निमा 117 और 30, तो 30 × 117 हो जाएगा। प्लस 13 यहाँ पर है तो 13 हट जाएगा, यानी 9 7 63, तो 50 की 63 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा प्लस का साइन 9 है यहाँ पर, तो 9 को छोड़ के 13 7 91 की गुणा हो जाएगी 5 से। तो हमारा क्या आ जाएगा? 30 और 117 की मल्टीप्लाई करेंगे, 30 और 117 की मल्टीप्लाई होती है 3510। फिर 50 और 63 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होती है 3150। फिर 91 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होती है 455, और अपॉन में हो जाएगा 13 और 7 और 9 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 819। तो अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर ली, अब हम लोग सिंपली इसको ऐड कर देंगे। तो जब 3510, 3150 और 455 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7115/819। अब यही हम लोगों का आंसर हो गया, लेकिन हमारा आंसर जो है मिश्र भिन्न में है। तो मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए 819 से 7115 को हम लोग जो है भाग देंगे तो ये हमारा भाग जाएगा 8 बार में। जब 8 बार में जाएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 5 5 2 6552। जब हम लोग माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 5 गया 5, यानी कि जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 8 सही 563/819, जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल और केवल आपको कैलकुलेशन करनी थी। यहाँ पर 30/7 था, ये 50/13 था, ये 5/9 था। एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 13 × 9 × 7 यानी कि 819 हो गया। ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके 7115/819 आया। 819 से 7115 को डिवाइड किया तो 8 बार में जाता है, 8 बार में 6552 बनेगा। जो हमारा शेषफल आ गया 563, शेषफल हमेशा ऊपर होता है। 819 जो हमारा भाजक है वो नीचे रहेगा, और 8 जो हमारा भागफल आया है वो यहाँ पर रहेगा, यानी 8 सही 563/819 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बी ए × 6 और गुणा करने पर ए 78 आ रहा है तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए क्या हम लोग सारी वैल्यूज़ को रख के देख सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, अगर हम लोग बी की जगह 4 रख लें, ए की जगह 8 रख लें और 6 से मल्टीप्लाई करें तो 8 × 48, 6 चौक 24 और 4 28 हो जाएगा। जबकि हमको यहाँ पर चाहिए था 7, आ रहा है 8, यानी पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर a बराबर 3 और b बराबर 6 हम लोगों ने रखा, और मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 × 18 और 6 × 36 1 37, यानी 378। तो हमारा यहाँ पर 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ये 7 8। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी यहाँ पर b की वैल्यू जो है 6 है, यानी
ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल आप लोग छोटी सी कैलकुलेशन थी, आप लोग सारे ऑप्शन को एक एक करके रख के देख सकते थे। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन में मैच हो गया, इसलिए सेकंड आंसर हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट है व्यंजक 2 1 4 6 7 3 1 2 5 0 1 4 2 0 5 6 0 5 9 6, इन सबको ऐड करके घात 3 है, तो इकाई का अंक क्या होगा। केवल हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो सबके हम इकाई के अंक ले लेंगे। 7 + 0 + 5 + 6, जब भी आप लोगों से इकाई का अंक पूछा जाएगा तो केवल आपको इकाई के अंक से मतलब रहेगा। हम लोगों ने सभी संख्याओं में इकाई का अंक लिख लिया। अब जोड़ लेंगे 7 5 12 6 18 हो जाएगा, 18 की पावर 3। अब 18 में इकाई का अंक क्या है 8, तो 8 की पावर 3। जब 8 की पावर 3 करेंगे तो ये 8 × 8 × 8 यानी 8 × 8 = 64 × 512 हो जाएगा। और 512 में इकाई का अंक क्या है 2 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इकाई का अंक आप लोगों से पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई के अंक से मतलब रहेगा। जैसे कि यहाँ 7 था, ये 0 था, ये 5 था और ये 6 था, इन सभी को हम लोगों ने ऐड करके पावर 3 थी तो पावर 3 लगा दी। सबको जब ऐड किया तो 18 आ गया। अब 18 में जो इकाई का अंक है वो 8 है, 8 की पावर 3 हो गया, 8 की पावर 3 512 होता है, और 512 में जो इकाई का अंक है वो 2 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 0.25 0.25 ब्रैकेट में 4y - 3 बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10y - 9। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ये 0.25 है और ये 0.05 है, इसको हम लोग यहाँ नीचे ले आते हैं, उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। बाकी जितना भी हमारा है उसको वैसे ही नोट डाउन कर देते हैं। तो नोट डाउन करने के बाद जो चीज़ जैसे है वैसे हम लोगों ने लिख दी। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, कैंसिल हो जाएंगे दशमलव, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। 5 की 4 से मल्टीप्लाई तो 20y, 5 की 3 से मल्टीप्लाई तो 15, तो ये हमारा 20y - 15 बन गया और ये हमारा 10y - 9 बन गया। अब इधर हमारा 20y - 10y हो गया और इधर हमारा 15 - 9 हो गया, तो 15 में से 9 गया 6 और इधर बचा 10y, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 6/10। तो y की वैल्यू जब हमें 6/10 पता चल गई तो अब हम लोग 7y - 5 की वैल्यू चाहिए थी, तो हम लोग निकाल सकते हैं 7y - 5, तो 7 × 6/10 - 5, 7 × 42/10 - 5। तो अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ से सीधे इसको 4.2 में बदल लें, या फिर हम लोग एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो 42 - 50/10 हो जाएगा। 42 में से 50 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा बटे 10। अब 8/10 का मतलब 0.8 होता है, यानी चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। माइनस का 0.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 0.25 था और इधर 0.05 था, इसको हम लोग नीचे ले आए। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक थे, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक थे, दशमलव कैंसिल हो गया। 5 से 25 को डिवाइड किया तो 5 आ गया। फिर 5 से 4y - 3 की मल्टीप्लाई हुई तो 20y - 15 हो गया। इधर हमारा 10y - 9 हो गया। पक्षांतर किया तो 20 में से 10 गया, 10y बचा, 15 में से 9 गया, 6 बचा, यानी y की वैल्यू 6/10 आ गई। 7y - 5 की वैल्यू चाहिए थी तो y की वैल्यू रख दी, तो 42/10 - 5 हो गया। 42 का मतलब होता है 4.2 - 5, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। 5 में से 5.0 में से 4.2 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8.8। चूँकि ये माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस जो 5 की वैल्यू है बड़ी है, या तो इससे पहले माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो एलसीएम लेके भी सेम आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को गुणनखंड करना है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली ये बात है 1 2 3 4 5 पद हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो आपका जो है गुणनखंड ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम लोग ध्यान दें ये -xy है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लिख दें -xy को -3xy + 2xy। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये सेम यही चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि -3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, और बाकी सेम सारी चीज़ों को हम लोग ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। अपॉन में हमारा x² - y² होगा। ये हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। जब भी वर्गांतर हम लोगों ने बात की, कई बार बात की, a² - b², a + b × a - b होता है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये 2x² है, ये -3xy है। अब ये xz वाला पद है तो x वाला हम लोग एक साथ कर लेंगे, ये यहाँ पर रख लिया, और बचे हुए पदों को एक जगह कर देंगे तो 2xy हो गया, -3y² हो गया,
और प्लस वाई जेड बचा, इसको हम लोगों ने एक साथ कर लिया। अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ये एक्स प्लस वाई हो गया और एक्स माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो कॉमन मिल रहा है एक्स कॉमन मिल रहा है, जब एक्स कॉमन करेंगे तो ये हमारा बचा 2x, ये हमारा बचा -3y और ये हमारा बचा z। यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे y, क्योंकि y हर जगह है, तो यहाँ से हमारा बचा 2x, ये एक y कम हो गया तो -3y बचा और यहाँ पर हमारा बचा z अपॉन x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 3y प्लस z, और जब ये कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि ये x और ये y अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x प्लस वाई ऊपर है, x प्लस वाई नीचे है, कैंसिल हो गया तो हमारा बचा 2x माइनस 3y प्लस z अपॉन x माइनस वाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने जो माइनस एक्स वाई था इसको हम लोगों ने तोड़ दिया -3xy प्लस 2xy में। उसके बाद जब हम लोगों ने -3xy प्लस 2xy में तोड़ दिया, फिर x वाले पद एक जगह कर लिए और y वाले पद जो है एक जगह कर लिए। जब x यहाँ से हम लोगों ने x कॉमन किया तो हमारा 2x माइनस 3y प्लस जेड बचा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन करा y, तो हमारा 2x माइनस 3y प्लस जेड बचा। दोनों जगह से 2x माइनस 3y प्लस जेड कॉमन मिल रहा है तो हमारा x प्लस वाई बचा। x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया तो 2x माइनस 3y प्लस जेड बटे x माइनस वाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज से 600 कम है तो वह धनराशि है। धनराशि हम लोगों ने मान ली P है। अब जो ब्याज साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी P इंटू आर इंटू टी बटे 100, P मूलधन आर दर टी समय बटे 100। तो ये साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा। तो P की वैल्यू हम लोगों ने P मान ली, तो और R की वैल्यू हमारी जो है यहाँ पर दी है 12% है, तो ये R की वैल्यू 12 हो गई। T की बात की जाए तो 2 दूना 4 और 1 5/2 हो गया, तो 5/2 और 100 नीचे रहता है तो 100 से हम लोगों ने नीचे डिवाइड कर दिया। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 छंग 12, 2 दसावन 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 तियां 6, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3p/10। अब ये हमारा एक जो है साधारण ब्याज आ गया जब हमारी दर जो है 12% थी और समय हमारा 2.5 था, यानी 2 दूना 4 1 5/2 था, तब हमारा ब्याज आ गया 3p/10। अब सेम इसी फॉर्मूले का यूज करके अब हमारी दर क्या है 8% है, धनराशि हमारी सेम रहेगी P रहेगी, दर हमारी 8 हो गई। अब समय हमारा चेंज हो गया तो 4 दूनी 8 1 9/2 हो गया, तो 9/2 हो गया और 100 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड किया 4 दूनी 8 25 चक्कू 100, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 9p/25। अब एक हम लोगों का साधारण ब्याज ये है, एक साधारण ब्याज ये है, और दोनों का अंतर जो है 600 रुपये दिया गया है। कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है 600 रुपये कम है, यानी दोनों का जो अंतर है वो 600 रुपये है। तो 9p/25 में से अगर हम लोग 3p/10 माइनस करेंगे तो हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 25 और 10 का एलसीएम 50 होता है, सिंपली आप लोग ले सकते हैं क्योंकि 25 दूनी 50 10 पचे 50, तो 25 दूनी 50 18p माइनस 10 पचे 50 15p बराबर 600 हो जाएगा। अब 18 में से 15 जाएगा तो हमारा बचेगा 3p/50 बराबर 600। 3 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 50 गुणे 200। तो यहाँ पर 50 गुणे 200 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000 रुपये, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो मूलधन है वो हमारा 10,000 रुपये है। तो इसमें क्या था, धनराशि हमें नहीं पता थी, धनराशि हमने P मान ली, दर हमें एक कंडीशन में जो है 12% दी थी और समय 2.5 वर्ष दिया था, तो उस चीज़ को यूज करके हम लोगों ने ब्याज निकाला। ब्याज हमारा आया 3p/10। फिर अगली कंडीशन में दर हमें 8 दी थी और समय हमें 4.5 दिया था, यानी 9/2 दिया था, उससे हम लोगों ने ब्याज निकाला 9p/25। अब एक ये हमारे ब्याज आया, एक ये ब्याज आया। अब कह रहा है 600 रुपये कम है, यानी दोनों का जो अंतर है वो 600 के बराबर है। सॉल्व किया तो हमारा 3p/50 बराबर 600, यानी P की वैल्यू 10,000 आ गई और यही हमारी धनराशि है, यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है x² + y² बराबर 106।
x माइनस वाई बराबर 4, तो 1/x माइनस 1/y का मान क्या होगा। अगर हम लोग समझें 1/x माइनस 1/y को, तो हम लोग एलसीएम ले लें अगर x y, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस अगर हम लोग कॉमन कर लें तो ये x माइनस वाई बटे एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको जो वैल्यू x माइनस वाई की पता है 4 दी गई है, और एक्स वाई की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो एक्स वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अगर x माइनस वाई बराबर 4 है और दोनों पक्षों का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2xy हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 106, तो 106 कर देंगे, माइनस 2xy बराबर 16, पक्षांतर कर देंगे, जो हमारी संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर देंगे और जो हमारे चर पद हैं उनको एक तरफ कर देंगे। अब 106 में से 16 जाएगा तो 90 बचेगा, 90 बराबर 2xy, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 45 हो जाएगी। अब एक्स वाई की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई, और एक्स माइनस वाई की क्वेश्चन में ही दी थी, हम लोगों का आंसर आ गया। एक्स माइनस वाई की 4 है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया 4, और एक्स वाई की वैल्यू 45 आ गई, यानी -4/45। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 1/x माइनस 1/y दिया है। सबसे पहले एलसीएम लिया एक्स वाई, तो ये y माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन कर लें माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, यानी x माइनस वाई बटे एक्स वाई बचेगा। x माइनस वाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 4 दी है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम लोगों ने इसको स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो एक्स वाई की वैल्यू 45 आ गई। अब हमको चाहिए थी माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू, तो ये माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा दिया। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 है और एक्स वाई की वैल्यू 45 है, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, यदि व्यंजकों पी एक्स की पावर a इंटू क्यू और क्यू एक्स की पावर b का गुणनफल 12x की घात 8 है, जैसे p x की पावर a इंटू क्यू एक्स की पावर b का जो गुणनफल प्राप्त होता है वो 12x की घात 8 प्राप्त होता है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो p और q की मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी, तो पी क्यू हो जाएगा, और x की पावर यहाँ पर a इंटू एक्स की पावर b की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अलग अलग भी लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। p और q की मल्टीप्लाई और इस पद की और इस पद की मल्टीप्लाई। अब अभी हम लोगों ने बात की थी, जब आधार बराबर होंगे तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, तो ये x की पावर a प्लस बी बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 12x की पावर 8 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है ये पी क्यू का गुणांक हो जाएगा, यानी पी क्यू बराबर 12 हो जाएगा, और x की पावर a प्लस बी एक्स की पावर 8, यानी जब आधार हमारे बराबर होते हैं तो घाते बराबर होती, अभी हम लोगों ने बात की थी, तो a प्लस बी की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब हम लोग देख सकते हैं a प्लस बी बराबर 8, पी क्यू बराबर 12, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको p और q की मल्टीप्लाई करनी थी, तो पी क्यू बन गया। x की पावर a इंटू एक्स की पावर b की मल्टीप्लाई करनी थी, तो x की पावर a प्लस बी बन गया। अब ये जो पी क्यू की वैल्यू है ये 12 है, और ये जो a प्लस बी की वैल्यू है ये 8 है, हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु S तक बढ़ाया गया। तो मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज है, इसमें हम लोग मान लेते हैं ये भुजा P है, ये Q है और ये R है। अब QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया, यहाँ बिंदु S तक बढ़ाया गया। यदि QR बराबर PR, QR ये वाली भुजा जो है बराबर है PR के, और कोण QPR ये वाला जो कोण है ये हमको दिया है 50 डिग्री के बराबर। तो इस जो हमको दिया है 3PRS माइनस 2PQR की वैल्यू निकालनी है, तो PRS यानी ये वाला कोण हमको चाहिए, और PQR यानी ये वाला कोण चाहिए। तो अब हम लोग त्रिभुज PQR में देखेंगे, जब भी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने ये कोण, तो इस भुजा के सामने ये कोण, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया। अब अगर हम लोग इसको x मान लें, तो हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर बात की जाए कोण PRS की, तो ये बराबर हो जाएगा दो अंतः कोण यानी 50 प्लस 50 के, तो ये 50 प्लस 50 के बराबर हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। यानी इस कोण का जो मान आ गया वो 100 आ गया, इस कोण का मान 50 आ गया। अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं 3PRS का मतलब 3, PRS का मतलब 100, माइनस 2 गुणे PQR का मतलब 50, 2 गुणे 50, तो
सॉरी यहाँ पे हमको चाहिए PRS की वैल्यू मिल गई, PQR की वैल्यू मिल गई। हाँ, तो 2 × 50 तो ये 300 हो गया, और 50 दूनी 100 हो गया, 300 में से 100 जाएगा तो 200, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें PR = QR दे रखा था। तो याद रखना है, जब भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सामने का कोण भी बराबर होगा। अगर ये कोण 50 है तो ये कोण भी 50 होगा। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, तो ये वाला कोण इन दो के योग के बराबर होगा, यानी 50 + 50 = 100। अब ये कोण पता है, ये कोण पता है हम लोगों से, जिसकी वैल्यू पूछी गई थी, आसानी से हम लोगों ने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है, किसी बहुफलकी के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्याएं क्रमशः 20x और 30 हैं, तब हमें 4x - 5 की वैल्यू चाहिए। तो एक हम लोगों ने यूलर का फार्मूले के बारे में बात की थी, F + V - E = 2 होता है। F + V - E = 2 होता है, जहाँ पर F जो है हमारे फलक हैं, V हमारा शीर्ष है और E हमारे किनारे हैं। तो फलक हमको कितने दिए हैं, 20 दिए हैं। शीर्ष कितने दिए हैं, x दिए हैं। किनारे कितने दिए हैं, 30 दिए हैं, बराबर 2। तो ये 30 में से 20 जाएगा तो -10x बचेगा, -10 + x बचेगा, बराबर 2। अब ये इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = 2 + 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई 12, तो हमको चाहिए वैल्यू 4x - 5 की। तो 4 × 12 - 5 हो जाएगा, 12 × 4 = 48, और 48 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 43। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, F + V - E = 2 होगा हमेशा, जहाँ पर F फलक है, V हमारे शीर्षों की संख्या है और E हमारे किनारों की संख्या है। E फॉर एज और V फॉर वर्टिक्स। तो ये फलक, वर्टिक्स और एज जो है, इसकी वैल्यू हमको दी थी 20, x और 30। हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो x की वैल्यू 12 पता चल गई। आसानी से हम लोग 4x - 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने से बने दो एकांतर अंतःकोण। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, इस टाइप से समांतर रेखा से तिर्यक रेखा द्वारा जब प्रतिच्छेदित किया जाएगा, तो जो एकांतर कोण होंगे, एकांतर अंतःकोण, वो हमेशा बराबर होंगे। तो यदि इनमें से एक एकांतर अंतःकोण y है, जब एक y है तो दूसरा भी y होगा, क्योंकि हमेशा जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अगर एक एकांतर अंतःकोण y है तो दूसरा भी y होगा। पहला अगर y है तो दूसरा भी हमेशा y ही होगा। तो यहाँ पर दो एकांतर अंतःकोणों का योग हमें 140 दिया था, तो y + y = 140 हो जाएगा। तो 2y = 140 हो जाएगा, तो y = 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया, एक जो कोण है, एक एकांतर अंतःकोण 70, तो दूसरा भी 70। अब हमें चाहिए थे 3y - 15 की वैल्यू, 3y - 15। तो 3 × 70 - 15, तो 70 × 210 हो जाएगा, -15। 210 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 195 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी दो एकांतर अंतःकोण या दो संगत कोणों की बात की जाएगी तो हमेशा बराबर होंगे। यहाँ पर एकांतर अंतःकोण एक की वैल्यू y दी थी, तो दूसरे की वैल्यू भी y हो जाएगी। अब चूंकि दोनों का योगफल 140 होता है, तो y + y = 140, तो 2y = 140, तो y = 70। 3y - 15 की वैल्यू पूछी थी, 3 × 70 - 15, 195 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चतुर्भुज ABCD के कोण इस प्रकार है कि कोण A बराबर अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D का ये दिया गया है। यानी अगर कोण A की बात की जाए 4x है, B की बात की जाए 5x है, C की 6x है और D की बात की जाए तो 3x है। अब त्रिभुज के किसी भी चतुर्भुज के जो सभी कोण हैं उनका योगफल होता है 360 डिग्री के बराबर, तो ये हो जाएगा 360 के बराबर। 6 3 9 5 14 4 18x हो जाएगा, 18x = 360 हो जाएगा। तो 18 से 360 घट जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। तो जब हमें x की वैल्यू पता चल गई, अब हमको बताना है, तो जब हमें x की वैल्यू पता है तो कोण A निकाल सकते हैं। कोण A हमारा था 4x, यानी 4 × 20 यानी 80। कोण B की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोण B है हमारा 5x, यानी 5 × 20 तो 100। कोण C की वैल्यू निकाल सकते हैं 6x, यानी 6 × 2 यानी 120। और कोण D की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 3x, यानी कि कोण D की वैल्यू हो गई 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री। अब अगर हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे यहाँ पर इस टाइप से, मान लेते हैं हम, ये कोण A है, ये B है। अब कोण A 80 दिया है तो ये कुछ इस टाइप से हमारी रेखा बनेगी, और कोण B 100 दिया है तो इस टाइप से बनेगी। अब ये समांतर होंगे क्योंकि
ये 80 में, ये 90 में 10 कम है और ये 90 में 10 ज़्यादा है, यानी जितना इधर बढ़ेगा वो इतना इधर बढ़ेगा, यानी ये दोनों रेखाएं जो समांतर हो जाएंगी। तो ये सी है, ये डी है, यानी ए डी समांतर बी सी हो जाएगा, ए डी समांतर बी सी हो जाएगा। और यहाँ पर हमको कोई भी जो है बाकी रेखाएं जो है हमको नहीं दी गई हैं कि कौन कितने सेंटीमीटर की है। तो ए डी जो है समांतर हो जाएगा बी सी के। तो ए डी समांतर बी सी हम लोगों को किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए डी जो है वो समांतर हो जाएगा बी सी के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग तथा 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल का योग 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर भुजा की बात की जाए, वर्ग की भुजा की, तो ए दी है 12 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई हमको दी है 18 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं बी है, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो भुजा स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 18 इंटू बी। अब इन दोनों का जो योगफल है वो हमको दिया है 252 के बराबर। तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 प्लस 18 बी बराबर 252। अब 18 बी बराबर हो जाएगा 252 माइनस 144। तो 252 माइनस 144, तो 12 में से 4 गया 8, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 1 गया 1। 18 बी बराबर 108। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 छक्का 108 होता है, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो बी का जब मान 6 सेंटीमीटर पता चल गया, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 18, चौड़ाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 6। तो 18 6 24, 24 दूनी 48, यानी 24 गुणे 2, तो 48 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें हमें वर्ग की भुजा दी थी, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया हमारा भुजा स्क्वायर यानी 144। आयत की लंबाई दी थी 18, चौड़ाई हमने बी मान ली, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 18 बी। दोनों का टोटल हम लोगों को 252 दिया था, तो 252 के बराबर रख दिया। तो बी की वैल्यू 6 पता चल गई। जब बी की 6 पता चल गई तो आयत का परिमाप चाहिए था, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 48 सेंटीमीटर आयत का परिमाप हो गया। नेक्स्ट है बिंदु ए और डी रेखाखंड बी सी के एक ही ओर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन बी सी। ये बी है और ये सी है। अब कह रहा है बिंदु ए और डी रेखाखंड बी सी के एक ही ओर इस प्रकार स्थित है कि कोण ए बी सी। अब ये जो कोण बनेगा यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, और कोण डी सी बी यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हम लोग एक रेखा और ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से 90 डिग्री कह रहा है, तो हम लोगों ने इस टाइप से इसको 90 डिग्री बना दिया, और यहाँ से भी 90 डिग्री कह रहा है, तो सेम हम लोग जो है एक और लाइन ड्रॉ करके इसको भी 90 डिग्री बना देंगे। तो ये हमारा यहाँ से 90 डिग्री बन गया, और फिर हम लोग इसको जब मैच कर देंगे तो हमारे जो है एक आयत के टाइप का या एक वर्ग के टाइप का हमारा फिगर बन जाएगा। आगे अब हम लोग कंडीशन को पढ़ते हैं। ये हमारा बी था, ये सी था, ये ए हो गया और ये डी हो गया। तो यहाँ पर अब कोण ए बी सी 90, ये हमारा 90 दिया है, और कोण डी सी भी 90, ये हमें 90 दिया है, और ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, यानी ये और ये भुजा जो है हमारी बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। तो ये जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो हमारा आयत बनता है। इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है, तो हमारा वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्या है, किस तरीके से हमारा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी को देखना है, कौन से हमारे जो है सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ए बी सी के लिए एक हम लोग इस टाइप से खींच लेते हैं, और एक हम लोग इस टाइप से खींच लेते हैं। ये हमारे विकर्णों को मिला देते हैं, तो विकर्णों को मिलाने पर हमारा कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि अब सर्वांगसम होने के लिए ये 90 डिग्री बराबर है, ये 90 डिग्री। अगर त्रिभुज ए बी सी की बात की जाए तो इसमें कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा। अगर कोण डी सी बी की बात की जाए तो कोण डी सी बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 ये 90। और इसके अलावा अगर बात की जाए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसमें भुजा बी सी कॉमन है, यानी बी सी बराबर बी सी हो जाएगा। इसके अलावा ए बी और डी सी बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, तो ए बी बराबर डी सी हो जाएगा। अब ये जो हमारा एक त्रिभुज था त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हमारा था त्रिभुज डी सी बी। अब सर्वांगसम होने के लिए हम लोगों ने नियम के बारे में बात की थी। तो एक होता है हम लोगों का रूल साइड एंगल साइड का, यानी भुजा कोण भुजा। एक होता है साइड साइड एंगल, यानी भुजा भुजा कोण।
एक होता है साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, एक होता है एंगल 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 यानी कोण कोण कोण, इस तरीके से एक होता है कोण कोण भुजा। तो यहाँ पर अब हम लोगों को देखना, एक हमारा कोण यानी एंगल का यूज हुआ, एक हमारी भुजा यानी साइड का प्रयोग हुआ, एक हमारी साइड का प्रयोग हुआ, और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी बी में। अब हम लोग यहाँ पर इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज डी सी बी में एस ए एस यानी साइड एंगल साइड के द्वारा हमारा ये जो है सर्वांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये वाला कोण 90 पता था, ये 90 पता था, इसके अलावा ये जो हमारी है उभयनिष्ठ हो गई, तो बी सी बराबर बी सी हो गया, और ये हमको बराबर दिया था, यानी ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 4 हो गया वो हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है। तो समलंब हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले समलंब का जो आकार होता है वो कुछ इस टाइप से, एक रेखा, और ये हम लोगों का इस टाइप से जो है समलंब का जो कुछ फिगर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। दो समांतर आमने सामने की जो रेखाएं होती है दो समांतर होती हैं, बाकी सारी जो है असमांतर होती हैं। तो जो हमारा फिगर बना समलंब का वो इस टाइप से फिगर बना। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। ए बी समांतर डी सी, तो ए बी समांतर सी डी यानी या फिर डी सी, ये और ये समांतर है। बी सी बराबर 16, ये 16 दिया है। सी डी बराबर 22, ये 22 दिया है। ए डी बराबर 18, ये 18 दिया है। और इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो एच है ये हमको दी है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर दी है। क्षेत्रफल दिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो समलंब का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाएं हम लोग मान लें, अगर ए और बी हैं तो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये होता है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं क्या है, एक 22 है, इसको हम लोग मान लेते हैं x, तो ये 22 + x हो जाएगी, इंटू h हमारी है 12, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्वेश्चन में हमको दिया है 252 के बराबर, तो ये 252 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 बचा 1, 12 एकम 12, तो ये 21 हो जाएगा। 21 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 22 + x। अब ये दो इधर भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा। 42 बराबर 22 + x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 42 - 22 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। यानी ये जो दूसरी समांतर भुजा है इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अब समलंब का परिमाप पूछा गया। परिमाप का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी का टोटल। तो एक ये 22 है, एक ये 16 है, ये 20 है, चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाओं का योग निकाल देंगे, ये 18 है। जोड़ देंगे 8 से 14 2 16, हाथ से लगाए 1 2 1 3 1 4 2 6 और 1 7, यानी 76 ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76। इसमें केवल आप लोगों को फिगर समझना था। ये 22 दी थी, ये 18 दी थी, ये 16 दी थी, ये हमको पता नहीं थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 252 दिया था। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो एक हमको समांतर भुजा 22 पता थी, दूसरी पता नहीं थी, x मान ली। ये 252 हम लोगों का एरिया पता था, h हमको 12 पता थी। सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई। जब x की वैल्यू 20 पता चल गई, परिमाप निकालना था, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है, तो ये 22 16 20 और 18 का ऐड किया तो 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी बंद लंबवृत्तीय बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 7 मीटर है, यानी r दी है 7 मीटर, का आयतन 462 यानी v दिया है 462 मीटर क्यूब। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है। अब आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। v हमको 462 दिया है आयतन, तो आयतन 462, पाई की जगह 22/7, r² यानी 7 × 7, और h की वैल्यू हमें पता नहीं तो h की जगह h रहेगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, और 11 चौको 44 बचा 2, 11 दूनी 22, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और ये 7 से डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा, यानी h की वैल्यू जो है वो हमारी 3 मीटर आ जाएगी। जब h की वैल्यू हमें 3 मीटर पता चल गई, अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr, ब्रैकेट में h + r, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 3 आई है, और r की वैल्यू हमारी है 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 और 7 3 10, यानी 44 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें r दिया था 7 मीटर, और वैल्यूम हम लोगों को आयतन दिया था 462 मीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया पूछा था। वैल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h।
तो h हम लोगों ने निकाल लिया 3 मीटर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, तो इसका यूज करके 440 मीटर स्क्वायर हम लोगों का राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेक्षणों 14, 16, 17, 15 वगैरह वगैरह दिया गया है और इसमें परिसर और बहुलक का मध्य पूछा गया है। तो परिसर हमारा क्या होता है, परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 19 है, सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 11 है, तो 19 माइनस 11 हमारा परिसर हो जाएगा, परिसर हमारा हो जाएगा 8। फिर हम लोग बहुलक निकालेंगे तो बहुलक का फार्मूला होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो सबसे ज़्यादा बार अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 बार 15, 2 बार, 3 बार, फिर ये 4 बार, 5 बार, यानी सबसे ज़्यादा बार हमारा 15 रिपीट हुआ है, तो बहुलक हमारा 15 हो गया। अब इनका माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालेंगे, बहुलक 15 प्लस परिसर 8, पदों माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2, तो 23 बटे 2 हमारा हो जाएगा माध्य। 23 बटे 2 का मतलब होता है 11.5, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो परिसर 19 माइनस 11 से 8 आ गया, बहुलक हमारा 15 हो गया, माध्य निकालना था तो 15 प्लस 8 बटे 2 यानी 23 बटे 2 11.5 हम लोगों का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द PERIMETER, ये 9 अक्षर हैं। अब इनकी 9 पृथक कागज की पर्चियों पर लिखकर एक डिब्बे में रख दिया जाता है। बिना देखे इस डब्बी से एक पर्ची निकाली जाती है, एक व्यंजन और एक अक्षर आई होने की प्रायिकता। तो आई होने की सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो आई एक बार आया है, टोटल अक्षर हमारे 9 हैं, तो आई की प्रायिकता जो हो जाएगी वो हमारी 1/9 हो जाएगी। अब बाकी जो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट हम लोग देखेंगे एक पी है, फिर आर है, आर के बाद एम है, एम के बाद टी है और टी के बाद फिर आर है। तो व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो टोटल व्यंजन 5 हैं और टोटल अक्षर 9 हैं, यानी व्यंजन कॉन्सोनेंट की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 5/9 हो जाएगी। अब दोनों का अंतर निकालना था, तो 5/9 में से 1/9 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हर बराबर है तो अंश हमारे माइनस हो जाएंगे, तो 5 में से 1 गया 4, तो 4/9 यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हम लोगों को शब्द दिया था इसमें आई एक बार आया था, टोटल अक्षर 9 थे, तो आई की प्रायिकता 1/9 हो गई। कंसोनेंट हमारे टोटल 5 थे, तो कंसोनेंट की प्रायिकता हमारी 5/9 हो गई। दोनों का अंतर निकालना था, तो 5/9 माइनस 1/9 यानी 4/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये जो पेपर था ये हम लोगों का 24 जनवरी का पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।